लास्ट डे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कौन से टॉपिक पर थे? परसेंटेज। परसेंटेज क्लियर हो गया था? वो तो मतलब बैक ही था, एक रिलेट कर रहा था कि भाई ऊपर क्या लिखा जाएगा वो भी पता है जिसका परसेंटेज निकालना है, और नीचे टोटल लिखा जाएगा। टोटल वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है कि नहीं? तो परसेंटेज में कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। मोल फ्रैक्शन भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी भी कुछ डिस्कस किए थे। अच्छा, चलिए तो हम सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, याद है? एट गिवन टेम्परेचर maximum amount at a given temperature, maximum amount of solute that can dissolve in the solvent so as to achieve saturation, ठीक है। यानी सैचुरेशन वाला कंडीशन में आ जाए, यानी किसी खास टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम इसमें बात करें कि दैट कैन डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ solvent so as to achieve saturation, उसको हम क्या कहेंगे? solubility। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? क्लियर? आपके वर्ड्स में समझ में आ गया? सपोज करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसमें 5 ग्राम सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया वाटर में, तो इससे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। यदि 5 ग्राम कोई सॉल्यूट है जो वाटर में डिसॉल्व कराया, तो उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो ये 5 ग्राम क्या हो गई? इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, है ना। अब स्पेसिफाइड अमाउंट सपोज करते हैं कि 100 ग्राम वाटर भी हो सकता है, तो यह इसकी क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी हो गई। अब सॉल्युबिलिटी भी दो चीज में हो सकता है। क्या हो सकता है सॉल्युबिलिटी की बात करें तो? एक solubility of solid in liquid और दूसरा solubility of gas in liquid की बात हो जाएगी। दो तरह की बात हो, राइट? आ रहा है समझ में? यदि
पहला हेड है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां पर एक रूल है, ये समझ में आ रहा है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, लाइक डिजॉल्व लाइक। बोले तो पोलर सॉल्वेंट का पोलर के साथ कॉम्बिनेशन, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ कॉम्बिनेशन, ये सॉल्यूशन बनाने में बेहतर करिए, ये बेहतर आपको फास्ट जल्दी जो है आपको बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अब जैसे नमक को वाटर में डिसॉल्व कराइए, जल्दी घुल जाएगा। नमक भी आयनिक कंपाउंड है, NaCl सुने होगा ना, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड होता है, वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। या कोई और भी पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। लेकिन यदि पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व कराएंगे तो वो सॉल्यूशन आसानी से नहीं बनेगा। जैसे आपको बताया था कि पेट्रोल नॉन पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है। पोलर समझते हैं ना, पोलर बोले तो जिसमें यस यस है ना, जैसे पोलर की बात करें, जैसे HCl की बात करते हैं, HF की बात करते हैं, राइट। तो ये जो बनता है आप देखिएगा, एक तरफ H और एक तरफ F का रखा जाए तो इस पे पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, दो पोल बन गया तो डाइपोल, इसी को बोलते हैं, क्लियर। तो जो पोलर है, पोलर के साथ नॉन पोलर, जैसे पेट्रोल है, आप बड़ी देखे होंगे कि यदि कभी सारा जो अलकतरा वगैरह है लग जाता है, देखना है, या कोई आयली चीज जो है कपड़े पे लग जाता है तो उसको पेट्रोल वगैरह में सफाई करते हैं ना, बड़ी आसानी से छूट जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि जो वायल है वो नॉन पोलर है और जो पेट्रोल है वो भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर आसानी से डिसॉल्व हो गया और कपड़े से अलग हो गया। हाथ में भी गंदी लग जाती है तो ऐसे करते हैं, ग्रीस वगैरह पेट्रोल डाल के छुड़ा देते हैं। समझ में आ गया? तो कहीं सॉल्यूशन बनने का जो बात है तो ये फॉर्मूला याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। इसे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई ये चीज इसमें डिसॉल्व होता है, ये नहीं होता है। चेक करिए कि जो नहीं होता है उसमें ये रूल लागू नहीं होगा, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं होगा, लाइक और अनलाइक वाला बात होगा नहीं। एक पोलर को नॉन पोलर के साथ यदि डिसॉल्व कराएंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो कंडीशन ठीक है, समझ में आ गया। अब एक कंडीशन तो ये हो गया, सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। पहला कंडीशन तो ये हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो गया।
दूसरा फैक्टर आपको बताया था टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपने देखा था कि टेम्परेचर यदि बढ़ा दें तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। चीनी की बात एग्जांपल में देखा था ना कि चीनी पानी को मिलाइएगा, आफ्टर सैचुरेशन भी उसको हीट कर देंगे तो वो क्या होगा, और शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगा, यानी सोल्युबिलिटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर के साथ सोल्युबिलिटी डायरेक्टली जो है टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शन बनाता है। यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा सोल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है? मतलब गले से नीचे उतर रहा है राइट? ये बात जो है मजा तभी आएगा जो मैं समझाऊंगा वो आपके गले के नीचे आएगा, है ना? जो नहीं समझेंगे तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए जो सच में आप उसके बारे में जान रहे हो, है ना? क्लियर? तीसरा प्रेशर। नो impact of pressure on solubility. प्रेशर बढ़ाने से लीस्ट इफेक्ट या नो इफेक्ट सॉलिबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं होता है। तो ये आपके 3 फैक्टर्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, राइट? दूसरा क्या था? solubility of gas in liquid. solubility of gas in liquid। देखते हैं इसमें भी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो आप कह रहे थे ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, इसमें भी अप्लाई होता है। पोलर गैसेस भी तो पोलर होते हैं ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पोलर होता है ना, पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तभी तो H2SO4 वगैरह H2SO3 एसिड वेसिड बनाता है। एसिड रेन का नाम सुना है ना क्या? तो यहां भी लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब रूल फॉलो होगा। क्लियर? आप लाइक लिख देते हैं समझने के लिए। दूसरा टेम्परेचर, उसका उल्टा होता है। कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल बताया था, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा में रखा जाता है ना, रखा जाता है क्यों? क्योंकि गैस ज्यादा उसमें डिजॉल्व हो जाए, और हीट करेंगे तो गैसेस जो होगा उसमें डिजॉल्व वो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ऐसा होता है ना, होता है, ये नॉर्मल आप जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ ऐसा होता है, तभी तो उसको फ्रीजर में रखा जाता है, नहीं? तो टेम्परेचर का इनवर्स सॉल्युबिलिटी पे असर होता है। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? थर्ड है प्रेशर।
देखते हैं कोल्ड ड्रिंक को जो ओपन करते हैं एकदम से फिजिंग निकलता है, इसका मतलब कि उसको जो है गैस उसमें दबा हुआ कर रखा जाता है, गैस उसमें एक प्रेशर में होता है तब ना। जैसे हम उसको ओपनर से ओपन करेंगे बोतल को, ढक्कन को, तो गैस उसमें से बाहर निकलती है फिजिंग के साथ। गैस ही तो होता है या कुछ और होता है? हाँ, थोड़ा फिजिंग में तो वाटर वाटर भी होता है, वो भी होता है, लेकिन गैस निकलता है। क्लियर? तो इसका सीधा सीधा याद रखने के लिए कि भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, यानी इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर? और भी देखेंगे, लंग्स हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, है ना, वहां भी मतलब जो एक प्रेशर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक प्रेशर बाहर से फिर ब्लड में अंदर जाता है, फिर उधर से जो है एक प्रेशर होता है ना गैस का, तब तो बाहर आ जाता है, CO2 बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। हालांकि वो इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। हम इस टॉपिक पे आगे भी चर्चा करेंगे। राइट? टेम्परेचर समझ में आ गया? इसके बाद हाँ, प्रेशर की बात कर रहे थे। तो प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है, होता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ है, वो बताता है, हेनरीज लॉ बताता है कि सॉल्युबिलिटी या मास ऑफ गैस dissolve in mass of gas dissolve in a liquid directly proportion to pressure applied। प्रेशर जितना अप्लाई करेंगे उसी ढंग से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी। राइट? तो लिखेंगे, अक्सर पूछा जाता है, amount of gas in liquid, amount of gas in liquid या solubility, amount of gas in liquid directly proportional to pressure applied on the surface of liquid at given temperature। समझ में आया? यानी हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। सॉल्युबिलिटी के बारे में ये डिस्कस किया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करता है। राइट? तो क्या बताया कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, और इसको क्लियर कर दिया जाए, इसको हटा कर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, राइट? किसी खास टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी खास टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? प्रेशर घटेगी तो घटेगी, प्रेशर बढ़ेगी तो बढ़ेगी। यदि हम मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली की बात करें तो मास ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, मास ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। मास और मोल फ्रैक्शन में, मोल्स भी तो मास से को इंडिकेट करता है ना, मोल्स गिवन मास रिलेशन रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। तो देखें कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन, किसके? मोल फ्रैक्शन, मास भी उसके डायरेक्टली रिलेशन है, तो मास न लिखकर क्या लिख रहे हैं? मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर बढ़ा, मास बढ़ा, या मोल्स ऑफ फ्रैक्शन बढ़ा, है ना, अमाउंट बढ़ा। मोल फ्रैक्शन बोले तो वही बात हुई ना, अमाउंट की ही तो बात कर रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल्स होता है ना। तो अब समझ में आ गया कि दोनों बात एक ही थी, आया समझ में? यदि आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, हटाते हैं ना, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, केएच। इस केएच की वैल्यू, इसको केएच को हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ही नेचर ऑफ जो गैसेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसका कम होगा या ज्यादा होगा। कांस्टेंट बोले तो इसका जो कुछ रेशो, इकाई होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन किसी गैस के लिए जैसे अब टेम्परेचर चेंज कर देते हैं ना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, राइट? तो किसी खास टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी ना, फिक्स होगी ना, कांस्टेंट होगी ना। सोचिए का 25 डिग्री सेल्सियस पर केएच की वैल्यू क्या होगी? कुछ अलग होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, राइट? वही हम बात करेंगे कि टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो क्या केएच की वैल्यू वही रहेगा? उस पे फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, राइट? कांस्टेंट का यहां पर मतलब वही है, इसका भी कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। उस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा या ये गैस कम डिसॉल्व होगा। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सब के लिए सेम ही होगा। यहां पर कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसकी कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होगी जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी
का नेचर क्या हो, उस पर डिपेंड करता है। राइट, समझ में आ गया? तो ये हेनरी कांस्टेंट। अच्छा, अभी एक्स जो है, ये काई क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन हुआ। और पी क्या हो गया बेटा? प्रेशर ऑन द सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। अब इसी को हम देखना चाहेंगे, जैसे P इजकल टू KH, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2, हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिएगा कई जगह डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उस समय जो सॉल्यूट है, ये जो वैल्यू है फॉर द कैलकुलेशन, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का फॉर द सेक ऑफ आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यदि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में N2 की वैल्यू नहीं भी लिखेंगे और उसे निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू है लगभग वो फटाफट करने के लिए ऐसा होता है। अदरवाइज आप इसका पूरा इस्तेमाल करिए, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? N2, अब इससे देखिए क्या क्या निकाला जा सकता है। KH है W2 अपॉन क्या? M2, यही होता है ना, जो उसका मास है, उसका मोलर मास है ग्राम में। और इसी ढंग से नीचे वाला भी आप निकाल सकते हैं, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने कहा कि भाई इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो W1 अपॉन सॉरी, पूरा ही डिलीट हो गया। अच्छा, रेडियो, ठीक है। यहां पर क्या होगा? W1 अपॉन M1, कुछ भी निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। आप W2 निकालना है, M2 निकालना है, M1 निकालना है, KS निकालना है, P निकालना है, क्वेश्चन आपको इससे रिलेट करके दे सकता है, हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, सॉल्यूशन की बात चल रही है। लिक्विड 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 भी सॉल्यूशन होता है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें भी सॉल्युबिलिटी की बात होगी, इसमें भी दो तरह की बात होगी कि एक सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल समझते हैं क्या होते हैं? जैसे कुछ लिक्विड होते हैं जिसको आप हीट करिएगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, होता है। कुछ ऐसे हैं कि वोलाटाइल नहीं भी होते हैं, जैसे चीनी को गर्म करोगे तो वोलाटाइल होगा क्या?
गैस में बनेगा? नहीं होगा। तो देखना यह है कि अब ऐसा जो सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड के साथ भी होता है। क्या सारे लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होता। ठीक है, तो जो नहीं होता वो नॉन वोलेटाइल हो गया, और जो वेपर में कन्वर्ट हो गया वो क्या हुआ? वोलेटाइल हुआ। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म आती है जिस टॉपिक की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की ही बात हो रही है। तो सपोज करते हैं, इसका कहानी स्टार्ट करने से पहले एक वेपर प्रेशर, जैसे वोलेटिलिटी की बात किया, वेपर बनाने की बात किया, गैस में कन्वर्ट करने की बात किया, तो एक यहां पर टर्म है वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर क्या होता है? पहले हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बता सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, जब सॉल्यूशन बनता है तो उसके ऊपर एक गैस का प्रेशर होता है ना। ठीक है, प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid when it is in the condition of इक्विलिब्रियम। सपोज करते हैं कि कोई एक कंटेनर, राइट, एट गिवन टेम्परेचर इसमें अल्कोहल और वाटर दोनों वोलेटाइल है ना। अल्कोहल को भी हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को भी करेंगे वह भी वेपराइज हो जाएगा, दोनों वोलेटाइल है। सॉलिड भी वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो एक ऐसा समझिए कि एक एग्जांपल दिया जिसमें दोनों लिक्विड, नॉन वोलेटाइल में भी लिक्विड हो सकता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी हो सकता है, राइट, वोलेटाइल भी सॉलिड हो सकता है, सबके लिए। तो मेरा यह कहना है, या पार्टिकुलर, अभी हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम एक इसको हटा देते हैं, राइट, एक ही चीज को लेते हैं, अल्कोहल। भाई अल्कोहल वेपराइज होगा। ये समझिए कि एक बंद कंटेनर है, क्या है, या इसमें पिस्टन लगा हुआ है, सपोज दैट। ठीक है, तो जो गैस होता है, प्रेशर एक कंडीशन है, उस कंडीशन में ये अल्कोहल का क्या है, गैसेस पार्टिकल्स।
इस गैस और इस अल्कोहल के बीच में क्या है? एक इक्विलिब्रियम सेटअप। क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जितना गैस इस लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना ही लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। दोनों का रेट जो है बराबर होता है, इसलिए एक स्टेट बन जाती है जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर? तो ये गैस बेटा, ये जो देख रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना? प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना? 1 बार 2 बार जो कुछ भी हो करेगा ना? वही जो प्रेशर इस कंडीशन में जो ये गैस प्रेशर एग्जर्ट करता है, सपोज कर लो कि P1 प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। वेपर प्रेशर किसका? अल्कोहल का। तो हम पी अल्कोहल भी लिख सकते हैं। वेपर प्रेशर हम बात करते हैं तो टर्म हम जनरली पार्शियल, किसी के कंपेयर में पार्शियल प्रेशर की बात करें। जैसे 2 कंपोनेंट होगा तो कंपेयर करके देखते हैं ना, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करें। ठीक है? तो हमारा जो टॉपिक है सॉलिडिटी का, एक तो हेनरी ने अपना ला दिया था, एक साइंटिस्ट और राउल्ट्स, उसने भी बताया। राउल्ट्स ने राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, इसने बताया किसके लिए? मतलब वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए, सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए। उसने बताया कि प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा उसमें गैस क्या होगी? डिसॉल्व होगी। दोनों में हेनरी और इसमें दोनों में कंपेयर करते हैं। यानी प्रेशर, मान लीजिए कि कोई कंपोनेंट ए और बी है, सपोज करते हैं 2 कंपोनेंट है, राइट? इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पीए एक का, क्लियर? तो उसने कहा कि यह इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, राइट? अब यहां भी एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इक्वल टू पी ए नॉट का ये, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इसमें एक कांस्टेंट लगाएंगे। उसमें क्या लगा दिया था? केएच लगा दिया था। इससे पहले हेनरी वाला में क्या था? बताता हूं बेटा। हेनरीज लॉ जो है उसमें था कि P KH इंटू मोल फ्रैक्शन, यही था ना? यहां पर क्या कर दिया? PA नॉट और A का मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स ने बताया
तो पीए नॉट क्या है? ये पीए जो है वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी ए का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, राइट। और पीए नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जब वो अकेले अकेले था। जब वो सिंगल था तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होगा, और ये वेपर प्रेशर किस में है? इस ए कंपोनेंट का सॉल्यूशन में है। क्लियर? ये तो कोई मतलब वेपर फॉर्म है तो प्रेशर कैसे लगेगा? हर चीज का, जितने भी लिक्विड है ना जो वोलाटाइल हैं, ठीक है, तो उसका एक वेपर, एक कंडीशन होगा, जब करेंगे ना हीट वीट करते हैं बंद कंटेनर में, तो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। इक्विलिब्रियम जो सेटअप होगा तो गैस बनेगा तभी ना होगा। एलपीजी, वैसे तो तुम लोगों को पता ही है कि एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस होता है, उसको कंप्रेस करके रखते हैं तो लिक्विड में रहता है। उसकी कहानी थोड़ा यहां पर उसकी जरूरत नहीं है, बट लिक्विड है तो वहां भी जब इक्विलिब्रियम बनेगा उस लिक्विड और गैस में, उसका भी ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन जो लिक्विड और उसमें भी होगा ना, इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो वहां भी वेपर प्रेशर होगा ब्यूटेन का। जी चाचा जी बात करता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जहां भी होगा वोलाटाइल लिक्विड, जहां भी होगा तो बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो गया, तब तो हाई प्रेशर पे रखा जाता है, तो वहां उसका वेपर प्रेशर होगा, सबका होता है, राइट, जो भी वोलाटाइल होगा। अब देखिए, तो इस तरह से यानी सेकेंड का भी वेपर प्रेशर होगा, पीबी, पीबी नॉट मोल फ्रैक्शन, ऐसा होगा। तो देखेंगे कि यहां सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन का भी होगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा पी सॉल्यूशन यानी पीए प्लस क्या होगा? पीबी होगा। समझ में आ गया? मतलब जो सॉल्यूशन बना इसमें दो कंपोनेंट है ना, ए प्लस बी, जो पीएस है यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई ये भी वोलाटाइल है, ए भी है और बी भी है, तो सॉल्यूशन में दोनों है ना, तो जो टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे उसमें ए का भी होगा और बी का भी होगा। पीएस है, पीए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और पीए वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा ना सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में होगा ना, तो वो ए कंपोनेंट का है, और यहां जो लिखे हैं सॉल्यूशन का लिखे हैं, तो दोनों को ऐड करोगे ना तभी ना टोटल निकलेगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया? राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ इतना ही बताता है, पीवी जैसे वेपर प्रेशर ऑफ
कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। क्या जैसे ये था वैसे ही है वो बी कंपोनेंट के लिए है, ये ए कंपोनेंट के लिए है। ये जो पीबी नॉट है ये वीपी ऑफ प्योर लिक्विड। क्या हाँ, नॉट लगा दिया तो प्योर हो गया और नॉट नहीं लगाया तो सॉल्यूशन में है कि नहीं। क्लियर। तो हम इस ढंग से सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहां देखिए, हाँ अब थोड़ा सा एक चीज, हेनरी लॉ और इसमें क्या डिफरेंस है। हेनरी जो राउट्स लॉ है उसमें राउट्स लॉ एक स्पेशल कंडीशन है हेनरीज लॉ का। हेनरीज लॉ का एक स्पेशल कंडीशन, यह एक स्पेशल कंडीशन है हेनरीज लॉ का जिसमें KH के जगह पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्लियर। क्वेश्चन आता है कि क्या हेनरीज लॉ, क्या राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या रिलेशन है। तो उसमें आपको बताना होगा कि केवल जो कांस्टेंट है, एक स्पेशल केस है, इसमें जो है केज है और उसमें वेपर प्रेशर ऑफ हेनरी, ये भी गैस के लिए है, ये गैस के लिए है ना कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही है ना। यहां एक लिक्विड में आ गए हैं, ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो एक स्पेशल कंडीशन जो है ये है केवल उसमें जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंस है। क्लियर। आ रही है ना, समझ में आ रहा है। चल अब चलिए, आपको बताया था कि कुछ और टाइप का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। एक छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में मतलब 100% रहने की चांसेस है, वो रहेगा ही रहेगा। एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बताया था आइडियल सॉल्यूशन, बताया था। एक बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब क्या होता है, दो सॉल्यूशन which obey Raoult's law over entire range of concentration is called ideal solution. ठीक है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इस दोनों का यदि मिक्स किया आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आइडियल सॉल्यूशन में
अब देखा उधर कि पीएस जो निकाला सॉल्यूशन का, पी टोटल जो निकाला, इक्वल में कर दिया है कि पीए प्लस पीबी। तो जब वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा तभी होगा। अब यहां पर फिर आ गया एक बात कि सर कुछ ऐसा भी होता है कि फॉलो नहीं करे। हाँ होता है, केवल आइडियल सॉल्यूशन ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है इंटायर कंडीशन। जो आइडियल नहीं होगा वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो क्या करेगा और क्यों करेगा? तो पहले हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर नहीं करेगा फिर उससे बात करेंगे। अब देखा कि ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। आपने देखा सेकेंड कि P जो था PA प्लस PB के बराबर हो गया। क्या ऐसा हो गया था? दूसरा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि बराबर क्यों हो रहा है? अभी तक दिमाग में तो ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि रीजन क्या होगा कि किसी में बराबर होता है किसी में नहीं होता है। देखिए, सपोज करते हैं कि दो कंपोनेंट था ना, ए एंड बी। तो ए में ए इंटरेक्शन होगा। कोई एक ए कंपोनेंट है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन तो होगा ना। तो मान लीजिए कि वो जो इंटरेक्शन है ए इंटरेक्शन है, और बी में क्या है, बी इंटरेक्शन होगा। और जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें क्या इंटरेक्शन होगा? ए बी इंटरेक्शन होगा। अब यदि ये दोनों इंटरेक्शन इक्वल हो जाते हैं, यानी जो फोर्सेस, जो बाइंडिंग फोर्सेस है ए बी के बीच और ए और बी के बीच, यदि दोनों इक्वल है तो उस केस में यह कंडीशन आ जाएगा, राइट? अच्छा, देखते हो ना कि जब दो चीज संपर्क में आता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ए के बीच जो एट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स वाला ए बी बन जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे अक्सर होता है। ज्यादा तो यही होता है ना कि भाई कोई रिएक्शन होता है तो जो बॉन्ड है टूटकर एक नया बॉन्ड बनता है जो काफी शक्तिशाली होता है। यही होता है ना, शायद इसीलिए रिएक्शन होता है, और स्टेबल बनने के लिए, मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए, राइट? तो नॉर्मल ये आइडियल कंडीशन है, यह क्या है? आइडियल कंडीशन है जिसमें ए और बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के बराबर होता है। क्लियर? पहला पॉइंट ए आपका डेफिनेशन हो गया। दूसरा आपने देखा पीए कैसे निकाले थे? पीए नॉट मोल फ्रैक्शन, पीबी नॉट मोल फ्रैक्शन, ऐसे निकाले थे। अब तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथी पॉइंट एक एग्जाम्पल हो गया, इसलिए 4-5 पॉइंट बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? सॉलिड पॉइंट की ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। एक ग्राफ भी है, यदि देखा जाए। अच्छा, दो कंपोनेंट है
दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 होगा। तो यदि मोल फ्रैक्शन और पीए के बीच ग्राफ देखा जाए, ए सपोज करते हैं यहां 0 है, 0 होगा, तो दूसरा वाला कंपोनेंट का क्या हो जाएगा? 1 होगा, राइट? डायरेक्ट रिलेशन है ना, मोल फ्रैक्शन के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो डायरेक्ट रिलेशन जब होता है तो क्या बनता है? कुछ ऐसा बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में कर्व आता है ना। तो इस कंडीशन में एक से यहां पर क्या हो जाएगा? 1, और एक्स भी क्या हो जाएगा? 0। 0 बोले तो कुछ ऐसा कर लो, राइट? ये पीबी का हो गया, और ये क्या हो गया? पीए का हो गया, नहीं? और टोटल का देखा जाए, पी टोटल या सॉल्यूशन, तो पीए प्लस पीबी हो जाएगा। क्लियर? ये ग्राफ आपको मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन, राइट? एकदम क्लियर हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। क्लियर? याद हो गया? इसमें ए और बीबी इंटरेक्शन एबी इंटरेक्शन के बराबर होता है, यह भी याद हो गया? हो गया? इसमें पी टोटल पीए प्लस पीबी के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, ये जो ग्राफ है वो भी क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट एक एग्जाम्पल है, वो भी याद हो गया, राइट? तो यदि आप आइडियल सॉल्यूशन में इतने सारे पॉइंट्स लिख देंगे, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में तो बता दिया। जब ऐसा नहीं होगा, जब ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा? नॉन आइडियल होगा। लिख देते हैं, टाइम हो गया, ठीक। तो ये कंडीशन आपको जो है ध्यान में रखना है।